प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में आपके टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पेपर सेकंड है, भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। तो पिछले जो लेसन हुआ था उसमें अपन ने धार्मिक जीवन आदि के बारे में अध्ययन किया था, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये तो थी वैदिक काल की देन, और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ऐसा कोई वर्ण भेद नहीं था जिस प्रकार वैदिक काल के दौरान मिले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कहा जाता है कि समाज में 4 वर्ग तो थे। हालांकि इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिर्फ 2 ही वर्ग थे, उच्च व निम्न वर्ग, लेकिन निष्कर्ष निकालने पर यह तय किया गया है कि समाज में 4 वर्ग थे। कितने वर्ग? 4 वर्ग। पहला पुरोहित, व्यापारी, तीसरा शिल्पी, और चौथा श्रमिक। समाज में 4 वर्ग थे। समाज में प्रभावशाली वर्ग पुरोहित थे, उसके बाद व्यापारी आते थे, शिल्पी आते थे, फिर उसके बाद सबसे निम्न थे श्रमिक। लेकिन किसी प्रकार का भेद नहीं था वर्ण के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ये था सामाजिक जीवन। आज जो हम वर्ण व्यवस्था का भेद देखते हैं, ये वर्ण व्यवस्था देन है वैदिक काल की। नेक्स्ट है परिवार। परिवार उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। संयुक्त परिवार प्रणाली यानी साथ रहते थे, और परिवार था मात्र सत्तात्मक। परिवार था मात्र सत्तात्मक, यानी परिवार में माँ ही प्रमुख होती थी, माँ का ही निर्देश का पालन किया जाता था सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है ना खान पान। इस मात्र सत्तात्मक के बारे में कहना चाहता हूं कि परिवार में जो मां का स्थान बहुत प्रमुख था। इसके लिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नारी पूजनीय मानी जाती थी, और एक ही ऐसा काल है जिसमें नारी को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके पश्चात नारी का जो स्थान था जो सम्मानजनक, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वैदिक काल, फिर सूत्रकाल, बाद में नारी की स्थिति में बिल्कुल गिरावट आ गई। नेक्स्ट है रहन सहन। नगरीय प्रणाली थी, तो आज हम नगरों में देखते हैं किस प्रकार रहन सहन उच्च स्तर का होता है। तो कहा जाता है कि उस समय भी रहन सहन अच्छा था। तो सीधा रहन सहन अच्छा। कहा जाता है कि पुरुष लोग कमर से नीचे तक कपड़े पहनते थे, महिलाएं कमर के ऊपर तक भी कपड़े पहनती थी। इसके अलावा पुरुष और महिलाओं में केश विन्यास यानी बालों को सजाना भी प्रचलन में था। श्रृंगार महिलाएं किया करती थी, और इसके साथ से चनूदड़ों से लिपस्टिक भी मिली है। यानी कहा जाता है कि उस समय पुरुष और महिलाओं का जीवन स्तर बिल्कुल उच्च था, और महिलाएं श्रृंगार भी करती थी। इसके अलावा है खान पान। खान पान में कहा जाता है कि सिंधु लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही थे, क्योंकि कई जगह से मांस के अवशेष भी प्राप्त हुए, हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन।
आज की तरह उस समय न तो मोबाइल था न टीवी था, मनोरंजन का एक बहुत जो साधन थे उस समय रथों की दौड़ है, घुड़दौड़ है, शिकार करना है, मछली पकड़ना है आदि मनोरंजन के साधन थे। जैसे नृत्य, शिकार आदि, ये उस समय मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा है शिक्षा। शिक्षा, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्लेट भी मिली है जिस पर शिक्षण कार्य किया जाता था, और कहा जाता है कि उस समय लकड़ी की तख्तियां मिली थी, तो उस समय अंकगणित, ज्योतिष आदि की शिक्षा देते थे, और सिंधु लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। क्या था? शिक्षा, लकड़ी की तख्तियां मिली है, और इस दौरान कहा जाता है कि मुख्य जो विषय होता था शिक्षा का वो था अंकगणित, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र आदि, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। नेक्स्ट है लिपि। सिंधु लिपि के बारे में कहा जाता है कि यह लिपि इस प्रकार से थी, जैसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन वहां पर कैसी लिपि थी? बाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार। फिर क्या होता था? दाएं से बाएं लिख दिया, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, और अक्षर होते थे अक्षरों पर ही उत्कीर्ण। रिपीट कर रहा हूं वापिस, लिपि कैसी थी? दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, और अक्षरों के ऊपर अक्षर लिखे जाते थे। तो लिपि कैसी हो गई? दाएं से बाएं व बाएं से दाएं, यानी जिस प्रकार हम लिखते हैं उसके विपरीत लिखते थे उस समय, और उन्हीं पर ही अक्षर उत्कीर्ण किए जाते थे। और कहा जाता है कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। बहुत से शब्द मिले हैं सिंधु लिपि के, जिसके बारे में बहुत इतिहासकारों ने, विद्वानों ने कोशिश की वे पढ़ सके, समझ सके, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इस लिपि को कहा जाता है वस्त्रोत्फेदन। ये लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता, प्राप्त हुई है लेकिन पढ़ा नहीं जा पाया है। नेक्स्ट है कला। कला के बारे में कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कुछ कलाकारियां भी मिली है, जैसे जो आज हम स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह ये किसकी देन है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की ही देन है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी मिली है, ये कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जो कि कला का एक नायाब उदाहरण माना जाता है। और हड़प्पा से ही एक चित्र मिला, एक मूर्ति मिली है जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकला दर्शाया गया है। क्या? महिला के गर्भ से पौधा निकला दर्शाया गया है। वो भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या और अन्य स्थानों से जो कई कलाकारी प्राप्त हुई है, जो वास्तविक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की कला के नायाब उदाहरण है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो कलाकारियाँ थी, जो चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, बनाए जाते थे, वो भी कला के नायाब उदाहरण है।
तो रिपीट कर रहा हूं पेश। सामाजिक जीवन 4 वर्ग, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक। वर्ण भेद नहीं था जितना आज हम देखते हैं। परिवार संयुक्त परिवार प्रथा, मातृसत्तात्मक रहन सहन अच्छा या उच्च कह सकते हैं। खान पान शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही थे। मनोरंजन के साधन नृत्य, शिकार आदि। शिक्षा लकड़ी के तख्तियों पर दी जाती थी। दशमलव पद्धति से परिचित थे। अंक गणित व ज्योतिष विशेष शिक्षा दी जाती थी। लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इस लिपि को कहा जाता है वस्त्रोपेदन। इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसी किस काल में रखा था हमने? आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में रखा था। कला हड़प्पा से स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये हड़प्पा की देन बताई जाती है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा जो कि मातृशक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन आदि। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन कहा जाता है कि शासन पद्धति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है राजतंत्रात्मक और एक होती है जनतंत्रात्मक। तो इस दौरान कहा जाता है कि राजनीतिक पद्धति युद्ध नहीं करते थे, शांति प्रिय थे, तो राजा का स्थान होना ही नहीं है। तो कहा जाता है जनतंत्रात्मक शासन पद्धति विद्यमान थी। कौन सी शासन पद्धति? जनतंत्रात्मक शासन पद्धति। जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन कहा जाता है जनतंत्रात्मक शासन पद्धति जो अभी है। इसके अलावा सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जिस प्रकार अभी हम देखते हैं कि शासन पद्धति अपने यहाँ भारत में कौन सी है, लोकतांत्रिक या जनतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक, तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी यही शासन पद्धति थी। और जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र ने राज्य को भी कुछ शक्तियां दी है, अधिकार दिए, तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शक्तियों का विभाजन किया जाता था। एक नगरीय सभ्यता थी तो नगरों को भी शक्तियां अधिकार प्राप्त थे। और कहा जाता है कि वो शांति प्रिय थे, चोरी चकारी नहीं होती थी। तो कहा जाता है कि उस समय सार्वजनिक कार्यों को महत्व दिया जाता था। इसके अलावा है आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन में ध्यान रखना है 4 बातें हमेशा आती है, ये बार बार आपके आएगा। आर्थिक संगठन, पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा घरेलू उद्योग और चौथा व्यापार। आर्थिक संगठन या अर्थव्यवस्था में ये 4 प्रमुख पॉइंट आते हैं हमेशा। तो कृषि कहा जाता है कि उस समय अभी जो फसलों का उत्पादन होता है वैसा ही उत्पादन उस समय भी होता था। इस समय सिर्फ गन्ना और रागी, इन दोनों ही फसलों से वो अनजान थे। इसके अलावा सारी फसलों का उत्पादन किया जाता था। और कहा जाता है कि जो कपास है, कपास जिसे सिन्नन कहा जाता था प्राचीन समय में, ये किसकी देन है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है कि सर्वप्रथम कपास उत्पादन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अलावा पशुपालन, आज की तरह ही पशुपालन उस समय भी किया जाता था। और ये कहा जाता है कि ऊंट से अपरिचित थे।
ऊंट से अपरिचित। और कहा जाता है कि गाय व घोड़ा भी था, लेकिन घोड़े से अनजान थे, यानी था इनके काल के दौरान, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं थी कि भाई ये घोड़ा ही है। और ऊंट तो बिल्कुल भी नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो रिपीट कर रहा हूं, पशुपालन में सारी चीजें आ गई, सारी पशु आ गए, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण था सांड। सांड कौन सा? कुब्बड़ वाला। और ऐसी सांड उत्कीर्ण है कुब्बड़ वाला, जिसकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो सबसे प्रिय तो हो गया सांड, कौन सा? कुब्बड़ वाला। घोड़े थे, लेकिन जानकारी नहीं थी भी कि घोड़ा ही है, और ऊंट से बिल्कुल ही अपरिचित थे। अब घरेलू उद्योग धंधे, घरेलू उद्योग धंधे आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्तर पर, जैसे मोची है, घर पे जूतियां बनाते हैं, उसी प्रकार कहा जाता है कि उस समय लघु उद्योग धंधे भी प्रचलन में थे, जैसे स्वर्णकारी, मटके बनाने का कार्य, मटके जो बनाते हैं उस समय भी था। इसके अलावा कहा जाता है कि शिल्प आदि उस समय प्रचलन में था। ऐसा नहीं कि उस समय बाल नहीं काटे जाते थे, उस समय भी बाल कटते थे, उस समय भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उस समय भी गहने पहनते थे। तो सारी चीजें उस समय भी थी। तो उसी किस श्रेणी में डाला गया है? घरेलू उद्योग धंधे। इसके अलावा व्यापार है। व्यापार में बताया जाता है कि देश ही नहीं, विदेशों में भी व्यापार होता था, यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान होता था। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखिए, आयात की जो वस्तु थी, आयात यानी विदेशों से मंगाना, चांदी, टीन, जवाहरात आदि विदेशों से मंगाए जाते थे। और किस किस देशों से? ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। इसके अलावा तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी से निर्यात किया जाता था। तो ये हो गया आयात। आयात चांदी, टिन, ईरान, अफगानिस्तान, और तांबा कहां से? एक तो राजस्थान की खेतड़ी से मंगाया जाता था और एक मेसोपोटामिया से। और निर्यात जो था, निर्यात भी इन देशों के साथ ही था। निर्यात में सबसे प्राचीन वस्त्र है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा है हाथी दांत की वस्तुएं आदि, ये निर्यात किए जाते थे। अब वापस रिपीट कर रहा हूं, राजनीतिक पद्धति जनतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का विभाजन किया गया था। आर्थिक संगठन, कृषि, इन दोनों से अनजान थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की देन ही कपास है। पशुपालन, ऊंट बिल्कुल नहीं था, घोड़ा था लेकिन जानते नहीं थे। और सबसे पवित्र है सांड, कुब्बड़ वाला। इसके अलावा और जो पशु देखते हैं हम, उन सबसे ये परिचित है। जो फसलों का उत्पादन करते हैं हम, गेहूं, चावल आदि, इस समय होता था। घरेलू में आ गया स्वर्णकारी, मटके बनाने का कार्य, शिल्पकारी, लकड़ी की कलाकारी, यानी व्यापार देश और विदेश से। आयात क्या होता था? चांदी, टिन, तांबा कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। तांबा कहाँ से होता था? खेतड़ी से, जो कहाँ पे है ये? राजस्थान में। और निर्यात सूती वस्त्र और हाथी दांत की
वस्तुएं ये निर्यात की जाती थी। तो आज के इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और इस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।